हाय एवरीवन, दिस इज गौरी। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज हम इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। उसी के साथ ट्रिक्स भी देखेंगे वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शन ए हैज रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट। उसके लिए टोटल 50 मार्क्स है। अभी तक इस एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊँगी। जैसे मैंने बोला, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम आपको फुल सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, ये सारी चीज़ें दोनों ही लैंग्वेज में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर सको, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जल्द से जल्द आपको ये कोर्स परचेज़ करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको, और ये हमारी 100% गारंटी है कि हम आपको पासिंग स्कोर तक पहुंचा देते हैं। इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं, तो इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें हम आपको थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सब चीज़ें आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। इवन भी प्रोवाइड फुल सिलेबस नोट्स इन दोनों ही लैंग्वेज में, और मॉक टेस्ट, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। इवन वी प्रोवाइड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसकी वजह से आप एमसीक्यूज की रिवीजन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जो भी आप लेते हो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन, तो वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में होती है। तो हम आपको ये सब चीज़ें वेरी सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम में पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे। ओके, तो इसके इसके लिए आपको ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है और कमेंट सेक्शन में भी डाली है, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस शोध में संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रेडिक्शंस। तो हमारे ऑप्शंस है दृश्य पंचशास्त्र। तो दृश्य पंचशास्त्र में हम लोग लिव्ड एक्सपीरियंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं बाय टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम द पीपल। तो इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ग्राउंडेड सिद्धांत, ग्राउंडेड सिद्धांत में हम लोग थियरी को डेवलप करते हैं बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, और इसको ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में बनाया था। तो ये भी तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो इसमें हम लोग सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे वी यूज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। फोर्थ ऑप्शन है प्रायोगिक अध्ययन। तो प्रायोगिक अध्ययन को हम लोग कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, और इसमें हम लोग एक वेरिएबल को चुनते हैं और उसको हम मैनिपुलेट करते हैं टू टू सी इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रेडिक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छे माप की विशेषताएं है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी है: विश्वसनीयता, सटीकता, निष्पक्षता, वैधता, व्यावहारिकता। जब हम माप के बारे में बात करें, तो माप यानी कि प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग। अगर हम किसको मेजर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे दी है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। मतलब जब भी हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं और उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो रिजल्ट स्टेडी और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, देन सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, तो वो रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, तो उसके पास कोई निष्पक्षता यानी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो।
वैधता यानी कि वैलिडिटी, कोई भी मेजरमेंट टूल हो हमारे पास, तो उसकी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, यानी कि उसकी वैलिडिटी। देन व्यावहारिकता, यानी कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट टूल यूज कर रहे हैं टू मेजर समथिंग, तो वो प्रैक्टिकली भी उसको मेजर करना चाहिए, मतलब इन प्रैक्टिस हमें उसकी व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी अगर हो या ना हो, उस पर मेजरमेंट का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब नहीं होता असर। तो रह गए ऑप्शंस रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी। तो ये तीन ऑप्शंस होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट के। अगर वो हो तो हम गुड मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं ए बी और सी, केवल केवल ए सी और डी, बी सी और डी केवल, ए डी और ई केवल। तो हमारे क्या ऑप्शंस हुए? ए, देन डी और ई। तो हमारा जो जो लास्ट ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर। ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनुसंधान में बाहरी वैधता को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च का मतलब क्या है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स। जब भी हम लोग कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो एबिलिटी है टू डू इट्स वर्क, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी ये एक टाइप है वैलिडिटी का। ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये देखता है कि किस प्रकार हमारा जो स्टडी है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके। तो यानी कि यहाँ पे देखता है कि जो भी हमारा रिसर्च आउटकम है वो किस तरह हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, किस दम तक, और उसको हम अप्लाई करते हैं टू अदर केसेस विच आर नॉट अंडर स्टडी। मतलब यहाँ पे हम लोग जनरलाइजेबिलिटी करते हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो हमारे ऑप्शंस है अध्ययन की कठोरता। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक प्रक्रिया की सटीकता, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि शोधकर्ता के व्यक्तिगत जीवन के साथ अनुसंधान समस्या का संबंध। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है विथ एक्सटर्नल वैलिडिटी। हमारा फोर्थ ऑप्शन ये है कि सामान्यीकरण की सीमा जो परिणाम प्रदान करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ प्रेडिक्शंस दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड, और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे स्टडी पर। ओके। और हम उसको भी प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसका जो इफेक्ट है ऑन द थिंग्स विच आर नॉट अंडर स्टडी। तो दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगति का माप है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है वैधता। वैधता यानी कि वैलिडिटी, इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स। ओके। तो जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू डू इट्स वर्क, उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो भी हमारा साइंटिफिक मेथड है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं बिकॉज इट रिलाइज ऑन फैक्ट्स। जो भी कुछ है एनवायरमेंट में और इन द वर्ल्ड वो एज इट इज है रैदर देन बिलीव्स, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसके साथ जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट स्टेडी होना चाहिए और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। बार बार जब हम उसके रिजल्ट देखते हैं तो वो रिजल्ट कंसिस्टेंट यानी कि सेम होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी कि जो हमारा रिसर्च है वो रिसर्च बिलीवेबल होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है आंसर 3, दैट इज विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके। जस्ट डोंट कंफ्यूज विद इन दिस टू थिंग्स, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी।
रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हैविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट, और क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस दम तक बिलीवेबल है, बिलीवेबल है। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन है रिलायबिलिटी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी शोध अध्ययन के निष्कर्ष किस हद तक सामान्यीकृत होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अभिसरण वैधता। अभिसरण वैधता यानी कि किस हद तक हमारे जो दो वेरिएबल्स होते हैं इन द रिसर्च स्टडी, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि भविष्य कहने वाला वैधता यानी कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो इसमें हम देखते हैं कि किस हद तक हमारे जो स्कोर्स होते हैं रिजल्ट्स के, वो स्कोर्स ट्रू होते हैं बेस्ड ऑन मेजरमेंट क्राइटेरिया। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक वैधता यानी कि इंटरनल वैलिडिटी। इसका मतलब ये है कि किस हद तक हमारे जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू ट्रू रिजल्ट्स होते हैं इन द पॉपुलेशन वी आर स्टडिंग। हमारा चौथा ऑप्शन है बाहरी वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका मतलब ये है कि किस हद तक एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे रिसर्च स्टडी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस हद तक हमारे जो रिसर्च स्टडी का फाइंडिंग है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो हम जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर 4 यानी कि बाहरी वैधता। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो एक सामान्यवादी के बजाय एक विशेष तज्ञ होना चाहिए। तो अगर हम रिसर्चर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो हम रिसर्चर के बारे में बोले, तो रिसर्चर हमें रिसर्च के बारे में बताता है, वो रिसर्च को एनालाइज करता है, वो रिसर्च को डिज़ाइन करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और बाद में वो उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है और उसका कंक्लूजन भी बताता है। यानी कि रिसर्चर ये एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए देन अ जनरलिस्ट। तो ये तो रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक हुई। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। वो मेहनती है और खोज के निशान पर दृढ़ है। तो अगर हम रिसर्चर की बात करें, तो रिसर्चर जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करता है तो वो बहुत ही रिलायबल और वैलिड इंस्ट्रूमेंट को चुनता है फॉर हिज रिसर्च पर्पजेस। तो यानी कि वो मेहनती है और वो खोज के निशान पर दृढ़ है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। वो अपने चुने हुए क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक नहीं है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करता है। तो रिसर्चर जब भी कोई बात करता है, जब भी कोई थिंकिंग करता है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। तो इसकी वजह से इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो इंस्पिरेशनल होना चाहिए, बट उसने रियलिटी एक्सेप्ट की होनी चाहिए। तो ये तो रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। सो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है वो सांख्यिकी में एक विशेष तज्ञ होना चाहिए। तो अगर कोई रिसर्चर स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट है तो वो उसके लिए अच्छी बात है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, पर उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो वो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डैश सोच हमें बयान लिखने और चरण दर चरण सुसंगत तरीके से तर्क विकसित करने में सक्षम बनाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सही। अगर हम सही सोचते हैं तो उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी वजह से हम न्यू थॉट्स एंड न्यू विजन को क्रिएट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो उसके वजह से हम लोग कंटेंट ऑफ साइंस, मतलब हम लोग साइंस के बारे में सोचते हैं और हम लोग रीजनिंग प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है तार्किक यानी कि लॉजिकल। अगर हम लॉजिकल तरीके से सोचते हैं तो उसकी वजह से हम स्टेटमेंट को बोल सकते हैं
या फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करते हैं बाय स्टेप मैनर। लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब है साइंस और स्टडी ऑफ हाउ टू इवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग। तो अगर हम इसके बारे में और इसके तरीके से सोचते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है आर्ग्यूमेंट्स की और रीजनिंग की। ओके, स्पष्ट यानी कि क्लियर, अगर हम क्लियरली सोचते हैं तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम हमारे आइडियाज स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सप्रेस करते हैं इन द सिंपल मैनर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कोई भी सोच की वजह से अगर हम कोई स्टेटमेंट्स को राइट कर सके या फिर आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप कर सके इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, तो उस थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? तो अभी हमने देखा, उसको हम लोग तार्किक थिंकिंग बोलते हैं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, वो होगा आंसर 3। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 8 ये है कि वैचारिक ढांचा जिसमें अनुसंधान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस है अनुसंधान का सारांश यानी कि सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च। तो इसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें हम रिसर्च के प्लान के बारे में बताते हैं या फिर हम लोग एंटायर रिसर्च का वर्क हमारा कैसा होगा उसके बारे में बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में हम सिस्टमैटिकली बताते हैं कि हमारे रिसर्च का आउटलाइन क्या होगा या फिर इट डिज़ाइन द अरेंजमेंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान परिकल्पना यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसमें हम बोलते हैं कि हमारे जो रिसर्च के वेरिएबल्स है वो कितने भी हो, 2 या उससे ज़्यादा, तो उनका जो रिलेशन है वो हम कैसे टेस्ट करेंगे? ओके, वो पॉसिबली हमारे पास वो प्रेडिक्टेबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम बोलते हैं हाइपोथेसिस में। चौथा ऑप्शन है अनुसंधान प्रतिमान यानी कि रिसर्च पैराडिम यानी कि रिसर्च मॉडल। तो इसमें हम बोलते हैं कि हमारा जो रिसर्च का मॉडल होगा वो हम कैसे कंडक्ट करेंगे, हमारा रिसर्च कैसा होगा, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स और रिसर्च कम्युनिटी आती है। ओके, तो इन सब चीज़ों में, इन सब ऑप्शंस में आप ही बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुसंधान डिज़ाइन यानी कि रिसर्च डिज़ाइन। बिकॉज़ अगर हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पूरा आउटलाइन देते हैं रिसर्च का, रिसर्च के डिज़ाइन के बारे में बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन यानी कि अनुसंधान डिज़ाइन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक ज्ञान के लिए एक उदाहरण है। तो वैज्ञानिक ज्ञान कहाँ से आता है? तो ये ज्ञान साइंटिफिक प्रोसेस की वजह से आता है। और जब भी हम साइंटिफिक प्रोसेस की बात करते हैं तो साइंटिफिक प्रोसेस में अगर उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने में ह्यूमन बायस बहुत कम से कम किया जाता है। और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट्स मोस्टली एक्यूरेट होने चाहिए। अगर हम ह्यूमन बायस को कम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी एक्यूरेट आते हैं। ओके, तो हमारे ऑप्शंस है, एक भविष्यद्वक्ता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक रीति रिवाज, तीसरा ऑप्शन है धर्मशास्त्र, चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग। ओके, तो आप ही बताओ इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एग्जाम्पल होगा साइंटिफिक नॉलेज का? ओके, तो मैं बताती हूँ। तो पहला ऑप्शन है जिसमें साइंटिफिकली कुछ आता नहीं है, इसमें ह्यूमन बायस का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक रीति-रिवाज, ये तो ह्यूमन्स की वजह से ही आया है, तो यहाँ पे भी ह्यूमन बायस आएगा। तीसरा ऑप्शन है धर्मशास्त्र, ये भी ह्यूमन्स की वजह से आया है, तो इसमें भी ह्यूमन बायस होगा। चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग। यस, ये जो होगा वो होगा बायस फ्री रिजल्ट्स के कारण। ओके, और इसमें आएँगे बायस फ्री रिजल्ट्स। ओके, और हमने देखा कि जो भी कुछ साइंटिफिक नॉलेज है उसमें ह्यूमन बायस नहीं होता। वो ज़्यादातर ज़्यादा वो एक्यूरेट होते हैं उसके रिजल्ट्स। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा आंसर 4। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनुसंधान जिसमें चिंता का केंद्र
नई उभरती प्रथाओं और ज्ञान के डोमेन के लिए सिद्धांतों की प्रयोज्यता की खोज है कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है व्यावसायिक का शोध यानी कि प्रैक्टिशनर्स रिसर्च। तो इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया जाता है, ओके, रैदर दैन ऑन द थियरी। दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक अनुसंधान यानी कि थियोरेटिकल रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट्स इट बेस्ड ऑन द थियरी। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑन आर बिलीव्स और हमारे अजम्पशन पर, ओके। तीसरा ऑप्शन है स्थितिजन्य अनुसंधान यानी कि सिचुएशनल रिसर्च। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और मोस्टली इस टाइप ऑफ रिसर्च को हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और इसके कारण हम लोग नए रिसर्च को उभरती देते हैं, ओके। चौथा ऑप्शन है दूसरे स्तर का शोध। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो हमारा प्राइमरी रिसर्च है उसके डेटा को एनालाइज किया जाता है। इसका जो डेटा होता है उसका समरी देखते हैं वो लोग, और उस समरी को एनालाइज करके नया डेटा सिंथेसाइज करते हैं, ओके। और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज में कुछ डाल के नया नॉलेज बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जो फोकस करता है ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ थियरीज टू न्यूली इमर्जिंग प्रैक्टिसेस एंड डोमेन्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे आ गया सेकेंड लेवल रिसर्च। तो सेकेंड लेवल रिसर्च में क्या होता है, उसमें होता है कि जो भी कुछ नया आएगा या फिर नया नॉलेज आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थियरी टू द एग्जिस्टिंग वन। तो यस, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर 4 यानी कि दूसरे स्तर का शोध। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज है देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ज़रूर, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।